मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। लेसन 23 में रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन श्वसन तंत्र की बात कर रहे थे। श्वसन तंत्र की हमने संरचना पढ़ ली थी। श्वसन तंत्र की हमने संरचना पढ़ ली थी। श्वसन तंत्र जो होता है, इसकी संरचना में क्या क्या पार्ट होते हैं। आगे अब हम बात करते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित श्वासन की। आज हम बात करेंगे श्वासन की। श्वासन या इसको हम बोलते हैं सांस लेना। श्वासन या सांस लेना क्या होता है, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे। श्वासन हम किसे कहेंगे कि बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को श्वसन मार्ग के द्वारा फेफड़ों में ग्रहण करना, फेफड़ों की कुपिकाओं में, और फेफड़ों की वायु कुपिकाओं से CO2 को बाह्य वायुमंडल में वापिस श्वसन मार्ग द्वारा क्या कर देना, भेज देना, बाहर निकाल देना, त्याग देना, क्या कहलाता है, श्वासन या सांस लेना। यानी कि सीधा सा अर्थ है ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा CO2 को बाहर निकालना, क्या कहलाता है, सांस लेना या श्वासन कहलाता है। श्वासन जो होता है या सांस लेना जो होता है, इससे संबंधित 3 संरचनाएं पाई जाती है। इससे संबंधित कितनी संरचनाएं होती हैं? 3 संरचनाएं होती हैं। तीनों की बात करते हैं। पहली जो संरचना है वो है वक्ष गुहा। वक्ष गुहा किस प्रकार से संबंधित है श्वासन से? तो वक्ष गुहा वो होगी जो वक्ष में पाई जाएगी, यानी वक्ष में पाई जाने वाली गुहा होती है। और वक्ष में पाई जाने वाली जो गुहा होती है उसे हम क्या कह देते हैं, वक्ष गुहा कह देते हैं। वक्ष गुहा जो होती है, मान लीजिए ये वक्ष गुहा है। वक्ष गुहा में देखिएगा, इस वक्ष गुहा में जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर क्या है, गर्दन है, ग्रीवा है, यानी कि ऊपर क्या होती है, ग्रीवा होती है। अगर मैं नीचे की ओर बात करूं तो नीचे आपको पता है क्या है, डायफ्राम है। क्या है, डायफ्राम, या इसे हम बोल देते हैं तनुपट। ओके, ये ऊपर की बात हो गई, ये नीचे की बात हो गई। आगे की बात करें, अग्र भाग में क्या है, यहाँ पे बीच में एक हड्डी होती है जिसका नाम होता है उरोस्थी, यानी कि बीच में ये जो क्या है, ये क्या है, उरोस्थी है। आगे की ओर यहाँ बीच में एक हड्डी होती है, एक संरचना होती है जिसे हम उरोस्थी बोलते हैं। अब हम यह आगे की बात की, पीछे की अगर बात करेंगे तो पीछे क्या है, इस वक्ष गुहा के पीछे की ओर क्या है, कशेरुक दंड है। क्या है, कशेरुक दंड। और अब अगर हम बात करें कि इसके चारों ओर क्या है, पार्श्व में, तो उरोस्थी और जो रीढ़ की हड्डी है ये आपस में पंसलियों के द्वारा जुड़ी होती है। ये क्या होती है, इस प्रकार से पंसलियों द्वारा जुड़ी होती है। तो ये पंसलियां कितनी होती हैं, तो आप बताएंगे 12 जोड़ी पंसलियां। 24 होती है टोटल, यानी 12 जोड़ी होती है। तो ये सब चीजें किसमें पाई जाती हैं, वक्ष गुहा में पाई जाती है। ये हमने बात की वक्ष गुहा की। अब हम आगे बात करते हैं दूसरे की। वक्ष गुहा में आपको इतना चीज याद रखना है, ये संरचनाएं पाई जाती हैं। इन सभी संरचनाओं के माध्यम से पंसलियों के, उरोस्थी के, फेफड़ों के, फेफड़े भी होते हैं, तो इनके माध्यम से क्या है कि जो श्वासन क्रिया है वो होती है। आगे हम बात करते हैं दूसरे की। दूसरी जो है वो है अंतरापरशुक पेशियां। अंतरापरशुक पेशियां क्या होती हैं, तो आप बताएंगे कि जो पंसलियां होती हैं 12 जोड़ी, इन पंसलियों के मध्य जो पेशियां पाई जाती हैं, इन पेशियों को हम क्या कह देते हैं, अंतरापरशुक पेशियां। अंतरापरशुक पेशियां जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बाह्य अंतरापरशुक पेशियां और एक होती है आंतरिक अंतरापरशुक पेशियां। बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो होती हैं, ये क्या होता है
कि जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है, क्या होता है, संकुचन, संकुचन मतलब संकुचित होती है, कौन सी, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां। जब ये संकुचित होती है तो जो पंसलियां होती हैं, ये पंसलियां क्या होंगी, पंसलियां जो होंगी ये बाहर की ओर निकलेगी और ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही पंसलियां, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेते हैं, पंसलियां बाहर आती है, पंसलियां कहाँ आ रही है, बाहर की ओर, फेफड़े कहाँ आ रहे हैं, बाहर की ओर। तो ये पंसलियां जो बाहर की ओर आ रही हैं, ये किसके कारण आ रही है, बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन के कारण। जैसे ही सांस ली, फेफड़े बाहर की ओर आए, पंसलियां बाहर की ओर आई। तो पंसलियां बाहर क्यों आई, क्योंकि इस समय सांस लेते समय जो हमारी जो वक्ष है उसके अंदर बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो है उनमें क्या हुआ, संकुचन हुआ, और वो कहाँ की ओर आई, बाहर की ओर, ऊपर की ओर आती है। अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है तो इसका उल्टा होता है, पंसलियां जो होती है नीचे की ओर जाती है, समझ में आ गया, अंदर की ओर जाती है, नीचे की ओर, अंदर की ओर। जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं, वापिस पंसलियां जो है अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है, यानी कि नीचे की ओर अपनी वास्तविक जगह पर आ जाती है। तो ये संकुचन किसमें होता है, आंतरिक अंतरापरशुक पेशियों में। जब हम सांस छोड़ते हैं तो इनमें संकुचन होगा, और इनमें संकुचन होगा तो पंसलियां वापिस अपनी वैसी की वैसी स्थिति में आ जाएगी। तो ये हमने बात की अंतरापरशुक पेशियों की। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं तीसरे की, जिसका नाम है डायफ्राम। डायफ्राम, इसे तनुपट भी बोलते हैं। सबसे पहले डायफ्राम तनुपट की बात करें तो ये क्या होता है, उदर गुहा को वक्ष गुहा से अलग कर देता है, यानी उदर गुहा और वक्ष गुहा के बीच में पाया जाता है। इसके कारण उदर गुहा अलग होती है, वक्ष गुहा अलग होती है। डायफ्राम अगर क्या होगा, संकुचित होगा। डायफ्राम अगर संकुचित होगा तो ये चपटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। और जैसे ये चपटा होगा तो ये उदर की ओर नीचे की ओर जाएगा, उदर की ओर नीचे जाएगा, उदर की ओर नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये इस प्रकार से। और क्या होगा कि अगर ये शिथिल होगा, फैलेगा, शिथिल का मतलब फैलेगा, फैलेगा तो क्या होगा, ये वक्ष गुहा में ऊपर की ओर आएगा, वक्ष गुहा में ऊपर की ओर, यानी ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तो शिथिल होने पे डायफ्राम है, ये क्या है, संकुचित होने पर डायफ्राम है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने डायफ्राम के बारे में पढ़ा, तो इन चीजों से संबंधित ही हम क्या पढ़ेंगे, अब श्वसन की क्रियाविधि या स्वातन की क्रियाविधि को पढ़ेंगे, जिसमें हम इन्हीं चीजों का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। देखिएगा, अब हम बात करते हैं स्वातन या सांस लेने की प्रक्रिया या कार्य प्रणाली। स्वातन या सांस लेना की कार्य प्रणाली, इसे हम श्वसन की क्रियाविधि भी कह सकते हैं। श्वसन की क्रियाविधि, हम सांस किस प्रकार से लेते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उसका अध्ययन करेंगे। दो प्रकार से करेंगे, एक तो होता है निःश्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। सबसे पहले हम बात करते हैं निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, तो निःश्वसन का सीधा सा अर्थ होता है बाहर से, बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को श्वसन मार्ग के द्वारा फेफड़ों में ग्रहण करना, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करना, सीधा सा अर्थ है क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःश्वसन। और जब निःश्वसन की जब प्रक्रिया होती है, निःश्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, सिंपल सी है प्रक्रिया, ज्यादा हार्ड नहीं है। चार बातें बताऊंगा, चार बातें ध्यान रखनी है बस आपको। देखना, निःश्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन को क्या करना, ग्रहण करना। ग्रहण करना मतलब बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, निःश्वसन कहलाता है। इस टाइम क्या होगा, जो बाह्य अंतरापरशुक पेशियां हैं, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, मैंने आपको बताया जब सांस लेंगे तो वक्ष गुहा बाहर आ रही है। कब आई थी बाहर, ये जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में क्या हुआ था, संकुचन हुआ था। और जब बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन हुआ था
तो क्या हुआ था कि जो पंसलियां हैं वो पंसलियां कहाँ की ओर आई थी, बाहर की ओर ऊपर आई थी, बाहर की ओर कहाँ आई थी, ऊपर। और डायफ्राम क्या हो जाएगा इस समय, संकुचित होगा। संकुचित होगा तो ये क्या होगा, चपटा होगा। और जब चपटा होगा तो मैंने आपको बताया था उदर की ओर किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, यानी उदर की ओर नीचे की तरफ ये क्या करेगा, बढ़ेगा, यानी कि ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, नी श्वसन। इस दौरान क्या होगा, जब ऐसा हो जाएगा, जब बाह्य अंतरापरशु पेशियों में संकुचन हो जाएगा, जब पंसलियां बाहर की ओर ऊपर उठ जाएगी और डायफ्राम संकुचित होने से चपटा हो जाएगा और उधर की तरफ है नीचे की ओर जाएगा, तो जो फेफड़े होंगे उन पे जो वायु दाब होगा, फेफड़ों पे जो वायु दाब होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वायु दाब बढ़ जाएगा तो जो ऑक्सीजन होगी वो स्वतः ही कहाँ आ जाएगी, अंदर फेफड़ों में ग्रहण कर ली जाएगी। सॉरी, हाँ सही है, कम हो जाएगा, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कम होने से क्या होगा, जो वायु होगी ऑक्सीजन युक्त वायु वो शरीर के अंदर ग्रहण हो जाएगी, कम हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं उच्च वसन की। उच्च वसन क्या होता है, तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, निःश्वसन कहलाता है। तो आप बताना CO2 को बाहर निकालना क्या कहलाता है, उच्च वसन कहलाता है। CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, श्वसन मार्ग द्वारा CO2 को शरीर से बाहर त्याग देना बाह्य वायुमंडल में क्या कहलाता है, उच्च वसन कहलाता है। उच्च वसन के दौरान क्या होगा, तो उच्च वसन के दौरान क्या होगा, ये एक प्रकार की निष्क्रिय क्रिया होती है। दो प्रकार से पढ़ेंगे इसको, एक तो निष्क्रिय के रूप में, एक सक्रिय के रूप में। निष्क्रिय क्रिया कब होती है, निष्क्रिय क्रिया के अंदर क्या होता है कि जो पंसलियां होती हैं, पंसलियों में क्या आया था, बाहर की ओर हुई थी ना, ये ऊपर की ओर उठी थी। देखिएगा सांस लेते समय बाहर की ओर ऊपर उठी थी, तो जैसे ये बाहर की ओर ऊपर उठती है तो अपने भार के कारण पंसलियां क्या करती है, इनमें भार होता है, अपने भार के कारण क्या हो जाती है, वापिस से नीचे हो जाती है। क्या हो जाती है, वापिस से नीचे आ जाती है, नीचे की ओर झुक जाती है। और जैसे ही नीचे की ओर झुकेंगी तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ प्रक्षेप कहेंगे। इसे, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ प्रक्षेप। पंसलियों का अपने भार के कारण नीचे की ओर झुक जाना क्या कहलाता है, प्रत्यास्थ प्रक्षेप कहलाता है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो वक्ष गुहा है, इस वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने जब सांस लिया, ऑक्सीजन ग्रहण की, तो हमने सांस ग्रहण किया, वक्ष गुहा बाहर आई यानी वक्ष का आयतन क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा तो फेफड़ों पर जो दाब है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वायु दाब बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि जो CO2 है वो स्वतः ही बाहर निकल जाएगी। ये क्रिया क्या कहलाई, निष्क्रिय, मतलब अपने आप हो रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, निष्क्रिय। सक्रिय रूप में भी होती है ये। सक्रिय रूप में क्या होती है, जब हम व्यायाम करते हैं, हम व्यायाम करते हैं तो सांस को जानबूझ के छोड़ते हैं, लेते हैं, तो उस समय ये क्या होती है, उच्च वसन क्रिया सक्रिय होती है। और इस टाइम क्या होता है, इस टाइम जो अंतरापरशुक पेशियां होती हैं, अंतरापरशुक पेशियां, इनमें क्या होता है, संकुचन होता है। और मैंने आपको बता दिया जब इनमें संकुचन होता है तो पंसलियां कहाँ जाती है, नीचे की ओर। और जब पंसलियां नीचे की ओर जाएगी तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। और डायफ्राम शिथिल हो जाएगा तो डायफ्राम कहाँ की ओर बढ़ेगा, वक्ष गुहा की ओर, यानी डायफ्राम कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, उच्च वसन। ये हमने बात की सांस या श्वसन की कार्य प्रणाली। इजी है, दो चार बातें मैंने जो आपको बताई उनका बस आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। निःश्वसन ऑक्सीजन को ग्रहण करना, उच्च वसन CO2 को निकालना, दो तरीके से, निष्क्रिय और सक्रिय। सक्रिय व्यायाम के समय होगी, इस बात को ध्यान रखें।